नमस्कार। मंजिलें तो मिल ही जाएगी, बस हौसला रखना। रास्ते अपने आप बन जाएंगे, बस एमसीएल पे भरोसा रखना। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं दिग्विजयजीत बहादुर पटेल आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 45। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह वेबिनार टेलीविजन की प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं, मैं आपको देख नहीं सकता। और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज काफी लोग उत्साह होंगे और काफी लोग खुशी थे। आज सुबह का वेबिनार, शाम सर का वेबिनार सुनने के बाद काफी लोग मोटिवेट थे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो वेबिनार तैयारी जीत की होती है, और इसमें लर्निंग बोलते हैं ना, कि इसमें कई सारे एक्सपीरियंस, यानी कि एमएसपी एक्सपीरियंस, एमएसपी प्रोडक्ट्स किस तरीके से हमें मैन्युफैक्चर करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना है, किस तरीके से क्या करना है। तो इस तरीके से हमें ये वेबिनार में दिखाया जाता है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में शेयर की जाती है, डायरेक्ट एमसीएल मैनेजमेंट श्याम सर के माध्यम से ही इस वेबिनार को दिया जाता है। तो चलिए, आज का वेबिनार हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं इनवाइट करता हूँ डायनामिक पर्सनालिटी, डायनामिक लीडर, माय मेंटोर, मिस्टर राजेश सिंह जी। राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू दिग्विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत ही सुंदर आपने जो है इंट्रोडक्शन दिया है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ जो है ना चर्चाएं की। और एक वैलिड तरीके से जो है ना आपने कुछ बातें कही कि जो हम ये सेमिनार कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई से भरा हुआ है। और कोशिश हमारी यही होगी कि इसके दौरान जो भी बातें कही जाए तो वो प्रॉपर तरीके से जो है ना सही हो और आपके जो है ना कुछ न कुछ काम में आए। बहुत जरूरी ये है कि हम चर्चा करते हैं और चर्चा के दौरान अगर वो किसी काम का नहीं है तो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि आप तक जो भी बातें पहुंचे वो कहीं ना कहीं सार्थक हो और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप सीखने की कोशिश करें और जो आपका टारगेट है उसके अंदर अचीव करने के लिए कुछ आपको प्लस पॉइंट हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। सभी एमएसएस और एमवीपी ऑनर्स जो इसमें शामिल है सभी लोग का स्वागत है। मैं पीपीटी के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। हाँ, तैयारी जीत की ये लगातार एपिसोड हम लगभग 45वां कर रहे हैं। आज 4 जुलाई 2025 है। आज कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम जो है ना काम करने की जो है जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कोई भी चीजें कार्य करते हो तो उसकी तैयारी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। डॉक्टर श्याम गोलप ने आज एक बेहतरीन बातें कही हैं कि जो भी काम करने वाले आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे और उसमें प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाएगा। और ये एक सुनियोजित तरीके से तेजी से काम करने की दिशा में हम आगे जाने वाले हैं। आगे चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे हम तेजी से काम करने वाले हैं। आज कंपनी ने कहा है कि हम बायोकोल बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन एमएसपी के प्रोजेक्ट की भी हम तैयारी करते हैं तो 100% हम तेजी से आगे की तरफ जाएंगे। तो मेरा आज का जो शीर्षक है वो है कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट। आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे तो जितने भी कपड़े या अनेकों प्रकार की चीजें बनती हैं उसमें कॉटन का बड़ा महत्व होता है। और कॉटन की प्रोसेसिंग यूनिट हमारे वहाँ काफी जगहों पे है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेस्ट क्वालिटी के जो कॉटन जो उत्पन्न होते हैं या जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो ज्यादा करके विदेशों में ही होते हैं। आज मैंने परिकल्पना की है कि ये मैंने अपने एफपीओ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि भदोही उन्नत किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ये प्रस्तावित है। इसका प्रोजेक्ट का नाम है मीरा कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट, स्थान भदोही उत्तर प्रदेश। और टोटल निवेश जो है ये 5 करोड़ का है। जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है लगभग 5 करोड़ का है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि 5 करोड़ की लागत से एक मध्यम यूनिट हम जो कैसे तैयार कर सकते हैं और ये प्रोसेसिंग यूनिट से हम कितना लाभ उठा सकते हैं। उद्देश्य हमारा क्या है कि कच्चे माल रॉ कॉटन जो है ना उसको स्वच्छ सुखाकर और वर्गीकृत करके व्यापार हेतु तैयार करना। तो ये हमारा उद्देश्य है। योजना योजना तरीके से अगर कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसमें प्रमुखतः 4 जो है योजनाएं हमारी होती हैं। पहली बात, कच्चे कपास की जिनिंग और प्रोसेसिंग करना। रुई कपास बीज और कचरा का उत्पादन करना। फाइन यार्न की तैयारी करना। और कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन बैग की पैकिंग करना। तो ये प्रमुख उद्देश्य है इनका। अगर योजना के अंदर बात करें तो योजना में कपड़े कपास की जीनिंग और प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो कच्चे कपास की जीनिंग और प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें कपास के रेशों को बीज और अन्य अशुद्धियों को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया कताई और बुनाई जैसे कपड़ा के कपड़ा बनाने की प्रक्रिया के लिए कपास की तैयारी करती है। तो सिंपल सी चीज है
ये छोटा सा एक विवरण है, एक व्याख्या है कि हम कॉटन का प्रोसेस कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ जो है ना शॉर्ट में बताने की मैं कोशिश करूंगा। इसकी योजना है जिनिंग। जिनिंग प्रक्रिया कैसी होती है, इसमें प्रमुखतः जो चीजें हैं, जैसे कपास की कटाई। नॉर्मली खेतों में कपास आपने देखे होंगे। कपास के पौधों से कपास के बीज और रेशों को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, जिनिंग मशीन। कपास को जिनिंग मशीन में डाला जाता है, जो एक ऐसी मशीन है जो रेशे को बीजों से अलग करती है। जिनिंग का प्रोसेस मतलब पहले कपास की कटाई होगी और इसको इकट्ठा करके जिनिंग मशीन में डाला जाएगा। और कपास को जिनिंग मशीन में डालने के बाद एक प्रोसेस होता है। उसमें प्रोसेस ये होता है कि जो है ना बीजों को अलग कर दिया जाता है और रेशों को अलग कर दिया जाता है। रेशों को अलग करना, जिनिंग मशीन में कपास के रेशे, जिन्हें लिंट भी कहा जाता है, बीज और अन्य अशुद्धियां भी जो होती हैं, उसे जो है अलग करके इसको तैयार कर लिया। अंत में बीजों का निपटान। अलग किए गए बीजों का उपयोग बहुत सी चीजों में काम में आता है। प्रमुखतः तेल, पशु चारा और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए इसका किया जाता है। तो बीजों के अंदर भी देखेंगे तो उससे भी लाभ होता है, और भी ढेर सारे प्रोडक्ट भी इसके अंदर बनते हैं। लिंट के गांठों को बांधना। अलग किए गए लिंट को आमतौर पर 500 पाउंड के लगभग वजन वाली गांठों में बांध दिया जाता है। तो ये 500 पाउंड के जो है ना लगभग वजन वाली गांठ बनाते हैं, उससे अलग है। ये प्रमुख जो चीजें हैं। अब जिनिंग के बाद के प्रोसेस की क्या बात है? सफाई और कार्डिंग करना। जिनिंग के बाद कपास के रेशों को साफ किया जाता है और कार्डिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके सीधा और संरेखित किया जाता है। ये उसको सीधा करके जो है, उसको जो है ना कहीं कटाई के लिए तैयारी की जाती है। सेकेंड प्रोसेस फिर कटाई का आता है। इसके बाद रेशों को सूत सूत में घुमाया जाता है। लगभग ये घरों घरों के अंदर देखेंगे, बहुत सी जगहों पे जो है ना, ये खास करके औरतें घर घर पे ले जाके और आदमी लोग ले जाके इसको कहीं न कहीं एक घर के अंदर इसकी प्रक्रिया को भी करते हैं। तो कताई कहते हैं इसको। कताई करके उसको घुमाया जाता है। बुनाई। सूत को फिर कपड़े में बुना जाता है। तो ये बेसिक जिनिंग के बाद की प्रोसेस की प्रक्रिया है। और इसके बाद है परिसंस्करण। बुने हुए कपड़ों को फिर परिष्कृत किया जाता है, जिसमें धुलाई, ब्लीचिंग, रंगाई, छपाई जैसी प्रक्रिया शामिल हो सकती है। और प्रमुखतः कच्चे कच्चे कपास का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कच्चे कपास की अगर बात करें, जिसमें अभी भी बीज और अशुद्धियां मौजूद हैं, का उपयोग गैर बुने हुए कपड़ों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग औद्योगिक उत्पादों के लिए किया ही जाता है, जहां अवशोषण और सौंदर्य शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है इसके अंदर। ये मतलब कि रॉ मटेरियल, मतलब रॉ फेज के अंदर ही उसको जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों का, कच्चे कपास का उपयोग भी किया जाता है, जो कि मार्केट में जो है ना ये अवेलेबल है, कुछ अलग अलग चीजों के अंदर यूज किया जाता है। रुई कपास बीज कचरा का उत्पादन। बेसिकली तीन चीजें हैं जो हमें बेसिकली काम करना होता है। कपास कपास के बीज और कचरा का उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कपास के रेशे, रुई, बीज और कचरा अलग अलग प्राप्त होते हैं। और कपास की फसल से रेशे, रुई को अलग करने के बाद बचे हुए हिस्से को बीज और कचरा कहा जाता है। कपास और कपास के बीज और कचरा का उत्पादन कैसे करते हैं, जैसे मैंने चर्चा की, कपास, रुई। कपास के पौधों को बीज को से प्राप्त होने वाले रेशा और वस्त्र उद्योग के लिए प्राथमिक स्रोत है। कपास बीज। कपास बीज के पौधे के बीज को तेल निकालने, पशु आहार के लिए उपयोग किया जाता है। कचरा। कचरे से भी काफी जो है इसके अंदर देखो कि हमारे लिए फायदेमंद होता है। कपास के रेशे, रुई और बीज को अलग करने के बाद बचा हुआ हिस्सा, जिसमें भूसा, डंठल और अन्य अवांछित सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, उससे ज्यादा करके जो है ना पशु आहार भी बनाया जाता है। अच्छा, उत्पादन की प्रक्रिया। ये हम इसका उत्पादन कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है कि खेतों के अंदर कपास के बीज वसंत ऋतु में बोया जाता है। पौधों के विकास विकास के लिए जो भी जरूरत होती है, इसके अंदर जो है ना पानी, सिंचाई जो है हम करते हैं, इसके अंदर जो है ना हम खाद देते हैं, और पौधे विकसित होकर फल फल लगते हैं, जिन्हें बीज को कहा जाता है। जब ये तैयार हो जाता है तो उसको चुनना पड़ता है। जब बीज को फट जाते हैं, रेशे और रुई जब सफेद सफेद दिखने लगती है, तो कपास चुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ओटाई का काम होता है, जैसे रुई और बीजों को अलग करके करने की प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं। ओटाई के बाद फिर उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। ओटाई के बाद कपास, रुई को गट्ठों गट्ठों में दबाकर विदेशों में भेजा जाता है, जहां इसे काटा जाता है, रंगा जाता है, बुना जाता है, और कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो अधिकतर ज्यादा करके हमारे देशों के अंदर इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं होता। ज्यादा करके हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं विदेशों में जाके। यही फाइन फैब्रिक्स और अलग अलग रंग में अलग अलग तरीके से बुना जाता है, और वहां कपड़े भी बनाए जाते हैं, जो इंडिया में आकर जो है ना एक ब्रांड ब्रांड नेम में बिकते भी हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है इसको प्रोसेस करके बेहतर से बेहतर चीज यहाँ ही बनाएं, और हमें यहाँ ही रंगे और यहाँ ही बुने और यहाँ ही बेहतर कपड़े बनाएं, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी जो है ये प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं कॉटन के प्रोसेसिंग जो की ही बात कर रहा हूँ। बीज का उपयोग, नॉर्मल तरीके से कपास के बीज के अंदर से हम तेल निकालते हैं और पशु आहार के लिए उपयोग किया जाता है। कचरे का उपयोग, कपास के कचरे को खाद बनाने और अन्य उद्देश्य के लिए भी उपयोग हम कर सकते हैं। महत्व, कपास उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो वस्त्र उद्योग, पशु आहार के लिए बहुत ही आवश्यक है। कपास के रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं। कपास के बीज का उपयोग तेल और पशु आहार जैसे मैंने चर्चा किया उसके बारे में। अंत में निष्कर्ष ये है कि कपास, कपास के बीज और कचरा उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विभिन्न उद्योगों और आवश्यकताओं को पूरी करती है। फाइन यार्न बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। फाइबर और चुनाव की छटाई, सबसे पहले वांछित गुणों के रेशों को चयन छटाई की जाती है। सीधा करना और सफाई, रेशों को सीधा किया जाता है। सफाई, कार्डिंग और कंघी करके अशुद्धियों को हटाया जाता है। कताई, कार्डेड फाइबर को खींचा जाता है, घुमाया जाता है, फिर घुमाने के बाद धागे को वांछित प्रकार से मोटाई प्राप्त करते हैं। स्पिनिंग, फाइबर को एक साथ घुमाकर धागा धागा बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है। नॉर्मली ये देखोगे तो कहीं ना कहीं हमने ये पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है। कॉटन की प्रोसेसिंग यूनिट, फाइन यार्न बनाने के लिए छोटे छोटे रेशों के साथ घुमाया जाता है, इसमें एक मजबूत समान धागा बनता है। और फाइन यार्न का उपयोग अक्सर मोजे, शॉल और हल्के स्वेटर बनाने जैसे नाजुक कपड़ों के अंदर किया जाता है। यार्न की तैयारी में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे WPI, जैसे रैप पर इंच, ये इसके अंदर पर इंच की कितनी मोटाई कितनी होती है, तो ये मापने की प्रक्रिया है। यार्न की मोटाई को मापने का एक तरीका इसको बोलते हैं WPI, जिसमें 1 इंच में धागे को कितनी बार लपेटा जा सकता है यह मापा जाता है। टैक्स, टैक्स अन्य मापे जो प्रति यूनिट लंबाई में धागे को वजन को दर्शाता है। ये गेज स्विच, गेज स्विच एक छोटा सा नमूना है जो बुनाई या क्रोशिया से पहले बनाया जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि धागा वांछित आकार और मोटाई का है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यान की प्रक्रिया की तैयारी की प्रक्रिया धागे के प्रकार और वांछित गुणों पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटियां होती है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा। कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन बैल की पैकिंग होती है। कपास के गांठों को कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल करने वाले के लिए उन्हें हाइड्रोलिक बेलिंग प्रेस का उपयोग करके संपीड़ित और पैक किया जाता है। फिर गांठों को एक समान आकार में लाने के लिए उन्हें लपेटा जाता है और बाद में सुरक्षित जो है उसे सुरक्षित किया जाता है। कपास बैल की पैकिंग की प्रक्रिया कैसे करते हैं? संपीड़न, कपास को एक हाइड्रोलिक बेलिंग प्रेस में डाला जाता है जो इसे एक समान आकार की गांठ गांठ में संपीड़ित करता है। पैकिंग, संपीड़ित कपास को फिर एक मजबूती सामग्री जैसे कि पी फिल्म से लपेटा जाता है। गांठ को सुरक्षित करने के लिए इसे आमतौर पर बांधा जाता है या स्ट्रेप किया जाता है तो इसे सुरक्षित रह सके। पैराडाइजिंग, कपास की गांठों को अक्सर परिवहन और भंडारण में आसानी के लिए पैरेड पर रखा जाता है। कपास मिल के पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे पी फिल्म, यह कपास की गांठों को लपेटने के लिए लोकप्रिय सामग्री है क्योंकि यह मजबूत और फाड़ने के लिए प्रतिरोधी है। स्ट्रैप, कपास की गांठों को सुरक्षित करने के लिए स्ट्रैप का उपयोग किया जाता है, आमतौर पर पॉलिस्टर, नायलॉन और या कपास से बने होते हैं। बैगिंग, कपास की गांठों को धूल और छेद से बचाने के लिए बैगिंग का उपयोग किया जाता है। कपास के बेल पैकेजिंग के लाभ, से परिवहन और भंडारण में आसानी होती है। संपीड़ित और पैक की गई कपास की गांठें परिवहन और भंडारण के लिए आसान होनी चाहिए। पैकेजिंग, कपास को धूल छेद की नमी से बचाने के लिए। दक्षता, समान आकार की गांठें मिलों में प्रसंस्करण की दक्षता में सुधार करती है। बेसिकली ये चीजें हैं। अगर देखेंगे प्रोसेस क्या होता है, इसमें प्रोसेस में मुख्यतः प्री क्लीनिंग जैसे फूलों की सफाई, ड्राइंग सुखाना, गिनिंग में जिनिंग और बीज को अलग करना, ट्रेसिंग गांठ बनाना, बेल पैकिंग जिसको पैकिंग की प्रक्रिया कहते हैं, और बाई प्रोडक्ट्स रिकवरी जिसमें कॉटन सीड और लिंक जो है ये रहता है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर लिया। एक छोटा सा आकलन करके हैं कि एक कंपनी की हम कल्पना करते हैं तो ये कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट क्या होने वाला है, कितना डेली का प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कल्पना की है कि रोजाना जो क्षमता इसकी 10 टन कपास की है कि हम 10 टन कपास जो है ना डेली हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। वार्षिक क्षमता की अगर बात करें प्रोसेस करने की तो लगभग 3000 टन की है, जिसमें कि हमने आकलन किया है लगभग 65 दिन छुट्टी पकड़े तो ऑपरेशनल जो दिन होगा वो 300 दिन हम पकड़ रहे हैं। इसमें प्रमुख उत्पाद क्या क्या बन सकता है, जैसे कच्चे कपास रॉ कॉटन की हम चर्चा ही कर रहे थे, इसमें कचरा और कट्टी के बारे में मैंने जिक्र किया ही है।
कपास के बीज जिससे अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में किया है। जिनकी रुई जो मैंने बताया था, अंत में फाइन यार्न। लगभग 5 तरह के ये उत्पाद हम जो है इससे बना सकते हैं। अब मुख्य मशीनरी से हमें क्या क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए? इसमें और भी काफी चीजें हैं, लेकिन मिनिमम जो चीजें चाहिए वो मैंने लिखा है। जैसे प्री क्लीनर एक होता है, वो हमें चाहिए मशीन। एक गिनिंग मशीन चाहिए जो डबल डबल रोलर और 100 जिन की होती है। प्रेसिंग मशीन चाहिए जो हाइड्रोलिक के माध्यम से चले। सीट कन्वेयर एंड वेस्ट कलेक्टर चाहिए हमें। डस्ट कलेक्टर और लिंट क्लीनर चाहिए हमें। यार्न स्पिनिंग मशीन चाहिए जो रिंग और कॉम्पैक्ट हो। बेल पैकिंग यूनिट चाहिए, और अंत में पावर बैकअप भी हमें चाहिए। अगर हमारे वहाँ अगर पावर प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए पावर बैकअप भी हमें जो है रखना पड़ेगा, वो भी हमें जरूरत है। अब इसके अंदर कॉस्ट ब्रेकअप क्या है कि अगर मान लीजिए हमने 5 करोड़ का हमने लागत की बात की है, तो कॉस्ट ब्रेकअप कैसे होगा? तो इसमें नॉर्मली अलग अलग चीजों पे, जैसे भूमि लीज पर अगर हम ले रहे हैं तो मान लो हमारा खुद का जमीन मैंने आकलन किया है, तो हमें उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लगभग इसके अंदर 60 लाख रुपया जो है ना बिल्डिंग और शेड बनाने के लिए खर्चा होगा। प्लांट और मशीनरी की बात करें जो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, लगभग 2 करोड़ के आसपास उसमें लग जाएगा। और जो मशीनें आएंगी उसका इंस्टॉलेशन और पावर कनेक्शन के लिए लगभग 20 लाख रुपया लग जाएगा। शुरुआती दौर में जो आरंभिक कच्चा माल होगा वो हम 50 लाख पकड़ रहे हैं, जो 3 माह के लिए होगा। वर्किंग कैपिटल हमें लगभग 1 करोड़ चाहिए, जो कि लगभग हमने 3 महीने के लिए रिजर्व करके रखा है। कुछ लाइसेंसिंग और कंसल्टेंसी और प्रॉपर डीपीआर मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए 10 लाख रुपया। ब्रांडिंग मार्केटिंग आज के दौर में बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा सेल और मैक्सिमम हमको रेट मिल सके। इसलिए ब्रांडिंग करना अपने जो प्रोडक्ट को, और मार्केटिंग करना, उस पर खर्चा करना होगा 30 लाख रुपया। और हमने पैसा कुछ जो है ना कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं अप्रत्याशित, तो हमने 30 लाख रुपया उसके लिए भी रिजर्व किया। इस तरीके से 5 करोड़ का निवेश हमने इसके अंदर किया है, जिसका की जो है ना ब्रेकअप आपने देखा। अब उत्पादन और आय के मुख्य स्रोत जो है बेसिकली अगर देखें तो 3 है। जैसे लिंड कॉटन, गांठों से हमें जो है हम इसको सेल करके कमा सकते हैं। कॉटन सीड, जैसे बीज और तेल मिलों को हम जो है ना ये दे सकते हैं कॉटन सीड। और बाय प्रोडक्ट के बारे में बोले तो कचरा और वेस्ट और ईंधन है, ये भी चीजें हम जो है इसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। उत्पादन के मुख्यतः मैंने 3 स्रोत पकड़े हैं। कपास प्रमुखतः लगभग सभी जगहों पे पाया जाता है, लेकिन अगर देखें तो 5 राज्यों में ये प्रमुखतः जिसके उत्पादक है जहाँ अधिक पैदा होता है। उसमें मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो हम कोई भी ये प्रोसेसिंग में डालते हैं अगर ये, तो लगभग ये हम अगर एक ही तरह की चीजें अगर 5 राज्यों में करते हैं तो अच्छा खासा हम जो है ना सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि लगभग ये हम 5 सालों के लिए देखते हैं कि जो है ना प्रथम 5 वर्षों के लिए हम कैसे टारगेट रखते हैं। ये मैंने अनुमानित सेल की बात की है। अगर हम जो है ना अगर एमसेल के प्लेटफॉर्म में बाकी सब चीजों को अगर लेके चले, तो लगभग पहले साल अगर मैं बात करूं तो 2000 टन का प्रोसेस करते हैं पूरे साल भर में, तो लगभग अनुमानित बिक्री लगभग 8 करोड़ की हमारी होगी। और 8 करोड़ पे शुद्ध मुनाफा हमारा जो लगभग 80 लाख होगा। और यही चीजें देखेंगे धीरे धीरे जो है ना सालों में, तो हमारे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वो बढ़ते जाएगा। शुरुआती दौर में हमारे जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो है ना लगभग 10% है। आज की तारीख में कम्पिटिटिव मार्केट है उसके हिसाब से। कच्चे कपास की बात करें तो लगभग 2,000 की जगह दूसरे साल हम 2,500 टन अगर करते हैं, जो कि हमारे पास पोटेंशियल है कि हम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने मिनिमम पकड़ा है। लगभग 2,500 टन करते हैं तो अनुमानित हमारी जो सेल होगी लगभग 1 करोड़ पकड़ा है मैंने। तो लगभग जो है अनुमानित जो लाभ होगा लगभग 1 करोड़ के आसपास होगा। 10 करोड़ की सेल होगी तो उसमें 1 करोड़ प्रॉफिट होगा। तीसरे साल की अगर बात करें तो कच्चे कपास का जो जो हमारा टर्नओवर होगा प्रति टन लगभग 3,000 टन होगा, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 20 लाख हमारा जो है लगभग सेल हम पकड़ते हैं। तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख हमारा शुद्ध मुनाफा होगा। सॉरी, 12 करोड़ सेल होगा तो 1 करोड़ 40 लाख जो है हमारा शुद्ध मुनाफा होगा। हम चौथे साल अगर पकड़ते हैं, बहुत ही मैंने कम ग्रोथ पकड़ा है, इसमें ग्रोथ हम ज्यादा कर सकते हैं। लगभग 3,200 टन अगर हम प्रोसेस करते हैं तो जिसमें से लगभग 12 करोड़ 80 लाख का सेल होगा। और हमारा शुद्ध मुनाफा 1 करोड़ 60 लाख होगा। पांचवें साल की अगर बात करें तो जो है 3,500 करोड़ 500 टन जो है ना कपास का हम प्रोसेस करेंगे, जिसमें लगभग 14 करोड़ का हमारा सेल होगा। और लगभग 1 करोड़ 80 लाख हमारा शुद्ध मुनाफा होगा। तो ये अगर हम डालते हैं अपने वहां, एक उसको प्रोसेस करते हैं, जो मैंने 5 राज्यों की बात की है, तो लगभग वहाँ वहाँ बहुत से कपास अवेलेबल है। तो इनका प्रोसेसिंग लोड डाल के हम कहीं ना कहीं से चीजों की शुरुआत करके एक अच्छा टर्नओवर हम कर सकते हैं, जिससे हम हमारा जो है मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ेगा। बाजार और मार्केट, लगभग स्काई कॉटन का उपयोग होता है।
कपड़ा का फॉगिंग और क्लोथ मिलों के लिए जिन की रुइयों की सप्लाई की जा सकती है। टेक्सटाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यार्न की आपूर्ति भी हम कर सकते हैं। जोखिम और कुछ चुनौतियां भी होंगी, उसमें भी हमें ध्यान देना होगा, उसका समाधान भी हमें निकालना होगा। जैसे मौसम की वजह से कोई बार क्या होता है कि खेती खेती कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है, तो मौसम मार भी पड़ सकता है। कच्चे माल का जो स्टोरेज करोगे तो उसको सही जगह पे, अच्छे जगह पे करना है, कहीं ना कहीं वो नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और बिजली की कुछ खपत ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और कच्चे की माल माल की कीमत और गुणवत्ता, उसको भी मेंटेन करना है कहीं ना कहीं। इस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो जोखिम और चुनौतियां भी हैं जिसको हम आसानी से जो है कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। अब लाइसेंसिंग प्रणाली में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन से उद्यम आधार उसको हम बना सकते हैं, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन करके। फैक्ट्री के लिए कुछ लाइसेंस की हमें जरूरत होगी, जीएसटी नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए। और पॉल्यूशन बोर्ड का क्लियरेंस भी जो है हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी हम आसानी से ले सकते हैं। इसमें सरकार बहुत सहायता करती है। अगर देखें इसमें, तो इसमें मैंने अलग अलग चीजों को मैंने रखा हुआ है, और मैंने उत्तर प्रदेश का अलग से मैंने कंसिडर किया है। प्रधानमंत्री फसल प्रसंस्करण की योजना है, जो पीएम फॉर्मलाइजेशन और फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस का है। लगभग 30% तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी हमें मिलती है, लगभग जो 1,75 लाख तक है। इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ को प्राथमिकता देते हैं। लगभग हम इंसेल में हैं तो हमारे पास सभी लोग के पास एफपीओ है, तो इसके माध्यम से हमें जो है ना लगभग 1,75 लाख तो सब्सिडी मिल जाएगा, आपको 35%। सबसे अच्छी बात क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के दौरान, एआईएफ के दौरान, उसमें भी हमें अनेक प्रकार की सहायता मिलती है। और इसमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट, 3% स्टेट गवर्नमेंट की हमें छूट मिलती है, जिसके माध्यम से अगर देखेंगे 3% से लेकर 6% तक कहीं ना कहीं हमको इंटरेस्ट में जो है ना सबवेशन मिलता है, ब्याज में छूट मिलती है हमें। और इसमें अगर देखें तो लगभग 2 करोड़ तक के बिना गारंटी के लोन मिलता है, लगभग 7 साल के लिए ऋण का जो है भुगतान हम कर सकते हैं। और सरकारी सहायता एमएसएमई की योजना, जैसे सीजीटी एमएसई, इसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। इसमें भी बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध हो जाता है, बैंक की क्रेडिट गारंटी की कोई सुविधा नहीं, सुविधा है, पूरी सुविधा है। वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों पर भी ये लागू हो सकते हैं। और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार में उद्योग स्थापना हेतु तो अतिरिक्त सब्सिडी भी कहीं ना कहीं हमें है। और उत्तर प्रदेश सरकार कहीं नहीं भूमि, बिजली और टैक्स में भी रियायतें देती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग चीजें हो सकती है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। लोन प्राप्त करने की जो है ना प्रक्रिया, लोन प्राप्त करने के लिए डीपीआर अगर तैयार करके बैंक को प्रस्तुत करें, तो उसके हमें एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी, एसएफएसी, इनके माध्यम से हम जो है ना ये डीपीआर जो है तैयार करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और बैंक के सीएमए डेटा और ऋण आवेदन हम जो है स्वीकार करता है ये, तो उनको भी दे सकते हैं। और उद्योग विभाग में आवेदन करके सब्सिडी का दस्तावेज जो हमें देना होगा। एमएसएमई डीआईसी जो होता है हर राज्यों के अंदर, कहीं ना कहीं सब्सिडी का जो है वहां हमें दस्तावेज देंगे तो हमें इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। अंत में निष्कर्ष ये है, यह योजना किसान और ग्राहक को जोड़ता है, जो किसानों की आय को बढ़ाता है और ग्रामीण जीवन को जागृत करता है। कहीं ना कहीं एमसीएल का भी उद्देश्य यही है। और कॉटन के माध्यम से अधिक हम किसानों को कहीं ना कहीं सहायता ये प्रदान कर सकते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट होगा, तो लगभग जैसे 5 राज्यों की मैंने बात की जहाँ अधिक अधिक तरीके से कपास का उत्पादन होता है, तो ये प्रोजेक्ट डाल के कहीं ना कहीं हम उनको जो है बेनिफिट दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अवसर कहीं कहीं मिलते हैं, और इसमें खास करके महिलाओं को रोजगार जो है कहीं ना कहीं मिलेगा, और वो सशक्त और स्वावलंबी स्वावलंबी बनेगी। और इसी क्लस्टर में छोटे छोटे बिजनेस भी इससे लिंक रहते हैं, जो कि उनसे जो है ना कहीं ना कहीं उनको भी बिजनेस का निर्माण होता है। ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सेक्टर में भी विस्तार होता है। और स्वास्थ्य शिक्षा का भी असर इससे बढ़ता है। तो ये काफी जो बेनिफिट जो है हमें होती है। आज कहीं ना कहीं हमें प्रोजेक्ट की जरूरत है, तो आज मैंने आपको कॉटन की प्रोसेस यूनिट के बारे में चर्चा की और मैंने बातें बताई। और ये अनेकों राज्यों में हम काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट एक, और अलग राज्यों में हम इस चीज को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से कुछ मैं बातें जो है कहना चाहूंगा। आज के दौर में बहुत से लोग निराश और हताश होंगे, लेकिन जरूरत नहीं है इन सब चीजों की कि कंपनी ने फंडिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट कर दिया, इसके बारे में चर्चा करूंगा मेरी कविता के माध्यम से। कि कर्मशील बनो ऐसा जो इतिहास लिख जाए, हर ठोकर को पार कर आगे बढ़ता जाए। कर्म को ही जीवन मानो, यही असली मीत है। जो कर्मशील बन जाता है वही सच्चा जीत है। तो हमें जीतना है, और जीत की तैयारी जो मैंने तैयारी की है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ना कहीं ये भागीदारी इनकी भी है। और फंड्स की बात करें तो एनसीएल ने
फंडिंग ले ली है। जैसे कि डॉक्टर श्याम गोलप ने बोला था, सेकंड ट्रांच भी उनके पास आ चुका है। ड्यू टू सम रीजन वो फंड के जो है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे वो अगले हफ्ते करेंगे। आज जो उनके माध्यम से मुझे जो अपडेट्स मिले हैं, ध्यान रखिएगा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उनके माध्यम से जो मुझे अपडेट मिले हैं, अगले हफ्ते उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंडिंग करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, खास करके 19 प्रोजेक्ट उन्होंने बायोकुल की बात की है, या और भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की दिशा में काम करने की दिशा में उसमें भी ध्यान देने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है फाइनेंस करेंगे, और रीपेमेंट रीपेमेंट के अंदर भी काम करेंगे, रिफंड के ऊपर भी जो है देना शुरू करेंगे। तो ये एमसीएल की तैयारी है। उनके पास ये पर्याप्त फंड है, खास करके 25 बायो सीएनजी और 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट के अलावा एमएसपी प्रोजेक्ट की भी उनकी तैयारी है। फंड्स कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वजह से वो अगले हफ्ते से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, जो डॉक्टर शाम गोलक के माध्यम से मिला है। ये आज के लिए ये स्टेटस है फंड्स के लिए। तो लगभग हमारी इच्छा यही है कि मैंने कुछ लोगों से चर्चा की थी कि आज एमसीएल के अंदर अगर मान लीजिए हम ना रह के अपना खुद के प्रोजेक्ट लगा लें, तो खुद के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, तो लिमिटेड कहीं कहीं आप एक प्रोजेक्ट पर ही जाके अटक जाओगे। लेकिन हम एनसीएल के माध्यम से अपने तहसील में अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, बायोकुल भी लगा सकते हैं, बायो सीएनजी भी लगा सकते हैं। लगभग डॉक्टर श्याम गोलप ने कहा कि हर हम ग्राम पंचायत में जो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, तो लगभग हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत पूरे इंडिया लेवल पे हम जो है अगले 3 साल में कहीं कहीं इस चीज को कवर करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 6,057 तहसीलों के अंदर ये अगले 3 साल में हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, और लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत पे अलग अलग प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जिसमें बायो कोल भी होगा, बायो सीएनजी भी होगा, और एमएसपी के प्रोजेक्ट भी समाहित होंगे। और ये सब करते हुए कहीं ना कहीं हम इंडिया में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, हम एमसीएल को कहीं ना कहीं बिगेस्ट जो है ना कंपनी बनाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 100% ये सब किया जा सकता है। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू दिग्विजय पटेल जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें कहूंगा मैं सभी से, कि ये जो लाइफ है, ये जो जिंदगी है, बड़ी कीमती है हम सबके लिए। और साथ ही साथ दो लाइनें कहूंगा, ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और एमसीएल के वक्त पर एतबार करो। जी हाँ दोस्तों, कि जिस पल का हमें इंतजार था वो तो आ चुका है, जो यानी कि फंडिंग का पल। जो फंडिंग आ चुकी है, और जैसे कि राजेश जी ने कहा हम सबसे कि नेक्स्ट वीक से डिस्ट्रीब्यूशन पक्का होने जा रहा है, और ये सच्ची बात है। और ये मैं एक बार फिर से कहूंगा, काफी लोग कहते हैं कि क्या सोर्स है क्या सोर्स नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म ही एकमात्र सोर्स आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि एमसीएल के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है राजेश जी के माध्यम से, तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट शाम सर के माध्यम से ही आता है, और आप लोगों तक ये पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, इस वक्त है ना काफी तेजी से नेगेटिविटी, कुछ लोग गुट में, यानी कि अ, लोगों को भड़का रहे हैं, फोन करके भड़का रहे हैं, एमसेल के खिलाफ ये करो, एमसेल के खिलाफ वो करो। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए ना, क्या होता है ना, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही डेफिनेटली। एमसेल तो पीछे नहीं हट रही, उनको रिफंड मिलेगा। 100 नहीं, 1000% उनको रिफंड मिल ही जाएगा। बट जो रुकेगा जो टिकेगा वो इतिहास क्रिएट करेगा। और आज हम सब देखिए, जो हमने और आपने पैसा लगाया है और इतने सारे दुखों और तकलीफों को झेला है, तो दोस्तों यकीन मानिए, बोलते हैं ना सफलता वक्त मांगती है, तो हमने वक्त दिया है। अब सफलता, आज बोलते हैं ना सफलता की कदम चूमने की बारी है। तो यहाँ से पीछे मत हटिए। कि कहते हैं ना कि 100 फीट में पानी है, 99 फीट खोद के हम हार मान जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों लोग है ना प्रॉपर तरीके से भड़का रहे हैं, यहाँ तक कि ना कुछ धमकी भी देते हैं, अरे एमसेल एमसेल के खिलाफ बोलना, एमसेल के लिए बोलना बंद कर दो, एमसेल तुझे क्या दे रही है क्या दे रही है। तो मैं एक ही चीज उन लोगों से कहना चाहूंगा, एमसीएल ने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, एमसीएल ने मुझे आज ऐसे लोग दिए हैं जो एमसीएल के मिशन विजन को साथ चल रहे हैं। और एमसीएल आप लोगों को देखकर, आप लोगों में कहता हूं ना कि मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा पूरी इंडिया, जैसे पूरी इंडिया के स्टेट्स को। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे डायनामिक लीडर्स हैं, जैसे कि संतराम घेर जी हैं, विठल मुखाने, सतीश वाघ, अशोक काइंदे जी, गणेश वाघमोडे, देवीदास वाघमोडे जी, और काफी लोग हैं। सभी के नाम नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और साथ ही साथ गुजरात की टीम है, भरत जी हैं, दिनेश जी हैं, चेतन जी हैं,
और काफी लोग यूपी के टीम है। यूपी में तो मैं खुद आता हूँ, दिग्विजय पटेल, राजेश सिंह, डॉक्टर पाल और अभिनव सिंह और काफी लोग हैं। और साथ ही साथ बिहार से प्रियेश जी हैं, धुरेंद्र राय जी है, सुरेंद्र यादव जी हैं, काफी लोग हैं। और एक बार मैं फिर से कहूंगा कि देखिए, मैं कम नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज है। और सभी लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, मैं हाथ जोड़कर सभी स्टेट, सभी एमएसएस, एमवीपी ओनर्स, चैनल पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने आज इस मिशन को, एमसेल को इतना सपोर्ट किया, और ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहे। कृपया करके ना अफवाहों पे ध्यान ना दे, क्योंकि क्या है ना कि कहते हैं ना, कुत्ता काट लेगा इलाज है, सांप डस लेगा इलाज है, अगर किसी ने आपके कान में जहर भर दिया ना, उसका इलाज नहीं है। तो वैसे ही आज जिस बोलते हैं ना कि अगर एमसेल को हार मारना होता तो अब तक हार मान ली होती। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारी एक एमसीएल की जो एमसीएल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक शिप है, और हमारे शिप का कैप्टन डॉक्टर श्याम गोलब सर है। और यकीन मानिए, ये जो कैप्टन है ना, इस पूरी शिप की जिम्मेदारी लेके रखा है। इस शिप को ना ही डूबने देगा और ना ही किसी को जाने देगा। तो ऐसे ही भरोसा बनाए रखे, एक दूसरे का साथ बनाए रखे। और जाने वाले को तो कुछ होगा नहीं। और उन लोगों के लिए दो लाइनें कहूंगा जो जा रहे हैं और वापस, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आगे चल के नहीं पछताए तो बोलना। तो बोलते हैं ना कि जा रहे हो अगर दूर एमसीएल से सनम, फिर वापस लौट के आना नहीं। यह मुमकिन भी नहीं कि एमसीएल पलट ना सके, इसलिए इतना वादा करो कि एमसीएल को आवाज देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, की कहते हैं ना कि कुछ पत्तों ने रंग बदला और झाड़ का साथ छोड़ दिए। तो वैसे ही कुछ लोगों ने अपने रंग बदले, कुछ लोगों ने एमसीएल के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने साथ छोड़ दिया, और आज एक मुहिम स्टार्ट कर दी थी नेगेटिविटी फैलाने की, और वो उसमें कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भरोसा रखा था एमसीएल के ऊपर, आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा रखा। और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे लोग मीटिंग्स करते हैं और ऑथेंटिक मैसेजेस नहीं मिल पाते, बट तैयारी जीत की। फ्राइडे शाम 8 बजे जो होता है, तो यहाँ पे ऑथेंटिक मैसेज दिया जाता है। शाम सर के द्वारा जो मैसेज आता है, राजेश जी के माध्यम से बोला जाता है। और ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, डोंट फियर व्हेन एमसीएल इज हियर। क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जीना हम सब एमसीएल वाले परिवार को है दोस्तों, जिन्हें हर मोड़ पर सलाम होती है, हर मोड़ पर सलाम होती है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा एमसीएल मैनेजमेंट एंड टीम जो इस प्लेटफॉर्म दिया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा राजेश जी का, जो आज हमें एमसीएल की एमएसपी की प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। और हर फ्राइडे एक ऐसी सूचना और ऐसे व्यापार को लेके आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इसको सीरियस लीजिए, जो एमएसपी प्रोडक्ट्स है, ये तैयारी चल रही है इसकी। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाते हैं, और काफी लोग, यकीन मानिए, काफी लोगों ने एमएसपी प्रोडक्ट्स की तैयारी कर ली है, और जल्दी ही इस मुकाम पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से। और एक ही चीज कहूंगा वापस से, जो कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद है ये चीज सुनना, आई लव एमसीएल, वी स्टैंड विथ एमसीएल। और मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर से आप सभी से और कुछ लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि मेरे मुंह से अगर कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो जिसे आप लोगों को बुरा लगा हो, तो कृपया करके सुधर जाएं, इसमें आपकी गलती है। तो ये मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय एमसी।